नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर। आज हम जयप्रकाश नारायण जी को याद करने जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण वो शख्सियत हैं जो स्वाधीनता आंदोलन में भी और स्वाधीन भारत का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक जन आंदोलन का नेतृत्व करता थे जयप्रकाश नारायण। अब कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ उनका नेतृत्व था, उनका आंदोलन था। नहीं, उनका आंदोलन तानाशाही के खिलाफ था। उनका आंदोलन जनतंत्र के समर्थन में था। उनका आंदोलन लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए था। जिस लोकतंत्र पर ग्रहण लग रहा था, या उनका आंदोलन इस बात का प्रतीक है कि भारत जनतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसकी धमनियों में ये लोकतंत्र का खून बहता है। और जब जब इसके जनतंत्र पर ग्रहण लगेगा, आंदोलन उठेगा और क्रांति होगी, और ऐसे तानाशाही का दंभ तोड़ करके जनतंत्र स्थापित होगा। इस बात के प्रतीक है जयप्रकाश नारायण। और यही कारण था कि उस समय स्वाधीनता आंदोलन में भी दो तरीके की धाराएं काम कर रही थी। एक धारा थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीधे सीधे लड़ रही थी, मुठभेड़ कर रही थी, और उसके अंदर भी जिसका प्लेटफॉर्म कांग्रेस हुआ करती थी, और उस कांग्रेस के अंदर भी तमाम नीतियों के सवाल पर उस समय भी मतभेद थे। और कांग्रेस के पंडाल के अंदर ये थी जनतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस की कि उसके पंडाल के नीचे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जो आज की तारीख में भी लगातार अपने आंदोलन को वो सतत जिंदा रखी है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ही कहीं न कहीं से आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के रूप में संसद में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरी है, तीसरी ताकत बनकर के उभरी है। और एक जमाना था कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी दूसरे नंबर की ताकत संसद भवन में अपना उभरा करती थी। और वहीं एक धारा की स्वाधीनता आंदोलन में जो ब्रिटिशर्स की जूतियां चाटते थे, माफी मांगते थे, बार बार माफी मांग करके उनसे पैसा लेकर के वो स्वाधीनता आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आज की तारीख में वो सारे लोग उस समय जो सही माने में जनतंत्र के विरोध में जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उसको उन्होंने अपने सांगठनिक बल पर के आधार पर कांग्रेस के विरोध का आंदोलन बना करके और जयप्रकाश नारायण के साथ उस आंदोलन में कूदे, और आज की तारीख में वो भस्मासुर बन के बैठ गए हैं देश की राजनीति में। और उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि जिस जयप्रकाश के कारण आज आप जिंदा हैं और जिंदा रह करके आप यहां तक पहुंचे हैं, उस जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा से, उस जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी से, उस जयप्रकाश नारायण के याद में उनको स्मृति करते हुए जो लखनऊ में समाजवादी म्यूजियम बनाया जा रहा था, आपने उसको रोक दिया है। 12 साल से आपकी जांच चल रही है, और जिसके ऊपर जांच चलनी चाहिए थी, जिसके ऊपर आपका आरोप था भ्रष्टाचार करने का, आप उसको अपनी वॉशिंग मशीन में डाल करके आप उसको राज्यसभा सांसद बना देते हो। और आज की तारीख में पिछले साल भी आपने रोका जयप्रकाश नारायण की वहां मूर्ति है, और हम फक्र के साथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो समाजवादी म्यूजियम की स्थापना के लिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल वो म्यूजियम वहां स्थापित करने की काम की थी। और उसमें जो मूर्ति है वो हमारा हक बनता है, या देश का हक बनता है, जो भी लोग जनतंत्र के प्रेमी है, कि वहां जाकर के जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर उनका सम्मान करें, उनका माल्यार्पण करें, और उनके उन समाजवादी आदर्शों को याद किया जाए। लेकिन इनके मन में तो चोर है, ये तो पूरे के पूरे देश की संपदा बेचना है इनको, और जेपीएनआईसी भी इनको बेचनी है। इसलिए वहां पर उन्होंने इतना बैरिकेटिंग इस साल भी लगा दिया है। इतना बैरिकेटिंग नहीं लगाया, अखिलेश यादव के घर के बाहर लखनऊ भर की जितने बैरिकेड्स हो सकते हैं वो सबको उन्होंने लगा करके आज पूरे लखनऊ को सील कर दिया है। उनका एक ही पर्पज है कि अखिलेश यादव, समाजवादी लोग जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर, अपने उस प्रतीक स्थल पर न जा पाए। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? हाँ, ये बात तो मानते हैं कि आप तो ऐसे भस्मासुर हैं, ऐसे लोग हैं आप कि आप जिस सीढ़ी पर चढ़ते हैं उस सीढ़ी को उठा करके आप फेंक देते हैं।
आपने आडवाणी के कंधे पर बैठ करके आप अपने राजनीतिक दल में भी आप नेता बने और उस आडवाणी को आपने उठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया। जिस जयप्रकाश नारायण के कंधे पर बैठ करके आप यहां तक कि आप सफर पूरा किए, उस जयप्रकाश नारायण को आप भूल गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो नोटिस निकला है उसमें निकला है कि हम अखिलेश यादव को इसलिए वहां रोकना चाहते हैं कि वहां इतनी गंदगी है, वहां इतने कीड़े मकोड़े हैं कि अखिलेश यादव के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। समाजवादियों के स्वास्थ्य का ध्यान आप कब से रखने लगे? समाजवादी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, समाजवादी लड़ने भिड़ने वाले संघर्षशील लोग हैं। तो आज हम इसी बात पर ये चर्चा करने वाले हैं कि जयप्रकाश नारायण खास करके जनतंत्र के पक्ष में, जनतंत्र के लिए, जनतंत्र की स्थापना के लिए, जनतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए अपने देश में संघर्ष करते रहे और अपने देश के बाहर भी जहां तक भी उनकी सीमा पहुंची, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे अपना हिमालयन पूरा देश हो, जहां कहीं भी उन्हें आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं हमारी आवश्यकता है, हमारे वहां जाने से जनतांत्रिक आंदोलन मजबूत हो सकता है, उन्होंने उस पर भरपूर कोशिश किया और अपने तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार उस आंदोलन को तेज किया। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है, आइए हम आपको उनसे परिचय कराएं। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ और इतिहासकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं। आपका स्वागत है राम पुनियानी जी। और हमारे साथ गंभीर अध्येता और खास करके समाजवाद के गंभीर अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी भी हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव चौधरी मजाहिर राणा साहब हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ गांधीवादी और जयप्रकाश नारायण के कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन में शिरकत करने वाले शुभमूर्ति कुमार जी भी हैं। आपका भी स्वागत है शुभमूर्ति कुमार जी। और हम शुरुआती दौर में हम चलते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी के साथ कि इतिहास की दृष्टि से इतिहास तो आज की तारीख में तो ये लोग नया इतिहास लिख रहे हैं। ऐसे लोग इतिहास लिख रहे हैं कि अपना इंटायर पॉलिटिकल साइंस और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो चीजें परोस रहे हैं उस सब के परिप्रेक्ष्य में आज आप जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन को, एक आंदोलनकारी जयप्रकाश नारायण को, एक क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण को, जिसने अपनी यात्रा मार्क्सवाद से शुरू की और समाजवाद होते हुए गांधीवाद तक पहुंचे और उन्होंने पूरा जीवन किसी सरकारी पद या सत्ता लोलुपता में नहीं फंसे, सत्ता के किसी कुर्सी के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया, जबकि वो जो चाहते वो हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक वजूद, अपनी एक वैचारिकता को कायम रखा। तो आज आप इन संदर्भों में आप उनको कैसे याद करेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी? बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी है और हमारे आज़ादी के आंदोलन में और आज़ादी मिलने के बाद जयप्रकाश नारायण के भूमिका को स्पष्ट किया है। पहले मैं आज़ादी के पहले की बात बता दूं कि आज़ादी का हमारा जो आंदोलन था वो दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसने सबसे पहले तो भारत में एक लोकतंत्र की स्थापना की। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम देखें कि आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की छतरी के अंदर में थी, वो अपने आप में भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। और 1942 में जब सब बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो उस समय जेपी, राम मनोहर लोहिया और आसफ अली, इन लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और देश में इस लोकतंत्र की लौ को जिंदा रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। और ये बात गांधी का जो संदेश था, करेंगे या मरेंगे, उसको दूर दूर तक ले जाने के लिए इनकी भूमिका में कोई शक नहीं है। और इस बात को मैं मानता हूँ कि जयप्रकाश जी हों या राम मनोहर लोहिया हों या अरुणा असफ अली हों, इनका जो योगदान था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण था। इसी में मैं आपको एक और नाम बता दूं, जो हमारे यूसुफ मेहर अली, ये इन्होंने भारत छोड़ो, ये क्विट इंडिया, ब्रिटिश क्विट इंडिया, ये नारा उन्होंने दिया था। और जो पूरा आंदोलन का जोश 1920 से चालू हुआ था, पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट,
इससे बढ़ते बढ़ते फिर वो जो दांडी मार्च और 1942 तक आते आते जनता में एक चेतना आ गई कि लोकतंत्र हमें चाहिए, अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए। और एक बात मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के साथ साथ बहुत सारे मूल्य साथ साथ उभरे, और एक मूल्य जैसा था समता का, जो डॉक्टर अंबेडकर जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दूसरा जो बड़ा तत्व था लोगों के अधिकारों का, जिसके बारे में समाजवादी और भगत सिंह जैसे लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा जो इसमें पहलू था वो था भारत के बंधुत्व का, जिसके बारे में जिसमें महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। और महात्मा गांधी इसी कारण पूरे आंदोलन के एक प्रमुख नायक के रूप में उभरे, क्योंकि उन्होंने देश को जोड़ने का जो काम किया वो एक अद्वितीय था। इतनी विविधता से भरा देश, इतने अलग अलग प्रकार की भाषाएं, धर्म, जातियां, उसमें उन्होंने जो लोगों को एक किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। अब इसमें जो जयप्रकाश जी थे, उन्होंने इस प्रकार के गांधीवादी सिद्धांत को, जो अहिंसा पर आधारित था, सत्य पर आधारित था, इसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि उस समय उनका, जयप्रकाश जी का कद आजादी के आंदोलन के बाद भी इतना बड़ा था कि वे जो चीज चाहते, जो पद चाहते, वो उनको मिल जाता। यानी कहा जा सकता है कि नेहरू के बाद इतना ऊंचाई का जो कोई लीडर था वो जयप्रकाश नारायण थे, इसमें कोई शंका नहीं थी। और इसीलिए जब जयप्रकाश के लिए उनकी बेटी समान इंदिरा गांधी ने जब एक प्रकार से तानाशाही लादना शुरू की, तो वो इससे बहुत बेचैन हो गए और उन्हें एक निजी तौर पे लगा कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी किस प्रकार से तानाशाही को ला रही है। और उस समय लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी बात थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी बात थी। और उन्होंने इसके लिए जी जान से पूरी कोशिश करके जो विपक्षी पार्टियां थी उनकी एकता को लाने की कोशिश की। अब ये बात जो आपने बाद में कही कि जो लोग आज़ादी के आंदोलन में माफिया मांग रहे थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, आज वो सत्ता पे बैठे हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की है। और इसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि कई बार जो तानाशाही है, तानाशाही से भी ऊपर जो फाशीवाद है, धर्म के नाम पे जो एक प्रकार का राज्य बनता है, वो लोकतंत्र के अंदर से भी आ सकता है। फाशीवादी ताकतें कई बार लोकतांत्रिक मूल्यों को मैनिपुलेट करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं और बहुत चालाकी से लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं उनमें घुसपैठ के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आज मुझे पूरा विश्वास है, आज अगर जयप्रकाश होते तो उनका सबसे बड़ा नारा होता कि पिछले 10 साल में यहाँ जो तानाशाही प्रवृत्तियां बढ़ी हैं उसके विरोध के लिए मैं पूरे विपक्ष को साथ में लाऊंगा। जैसे इंडिया गठबंधन की कोशिश है, वो बहुत कमजोर कोशिश है, उसमें और जान डालने की बहुत बड़ी जरूरत है। और जयप्रकाश जैसे लोग अगर आज होते तो निश्चित रूप से जो बढ़ती हुई तानाशाही, ये तानाशाही एक अलग प्रकार की है, ये इंदिरा गांधी जैसी तानाशाही नहीं है। इंदिरा गांधी वाली तानाशाही एक ऊपर से समाज पर लादी हुई तानाशाही थी, सरकारी यंत्रणा के माध्यम से। आज की जो तानाशाही है वो एक तो ऊपर से लादी हुई सरकारी यंत्रणा के माध्यम से लादी गई तानाशाही के अलावा समाज के बीच में जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनमें अलग अलग जगह पर घुसपैठ करके, मीडिया पर कंट्रोल करके, सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के मूल्यों को वो बढ़ावा दे रही है, जिससे लोकतंत्र बहुत कमजोर हो रहा है। तो आज अगर हमें जयप्रकाश जी को याद करना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि धर्म के नाम पे जो राजनीति आती है, धर्म नहीं, धर्म के नाम पे जो राजनीति आती है वो हमेशा लोकतंत्र को समाप्त करती है। पड़ोसी देश पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, वहां भी यही हुआ, इस्लाम के नाम पे सत्ता पे आए और वहां उन्होंने लोकतंत्र को प्राया कमजोर कर दिया है, खत्म कर दिया है। आज भी यहाँ हिंदू धर्म के नाम पे हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की जो राजनीति बढ़ रही है वो भी यहाँ के लोकतंत्र को दीमक की तरह खा रही है और कमजोर कर रही है। तो आज ये मौका है इमरजेंसी के दिनों को, आपातकाल के दिनों को इस प्रकार से याद करने का कि उसमें किस प्रकार लोकतंत्र को बहाल करने के लिए जयप्रकाश जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, पूरे विपक्षी दलों को साथ में लाए और उनके आंदोलन के कारण ही जो हमारा आपातकाल था उसको उठाना पड़ा। तो आज यही जरूरत है कि पूरी विपक्षी पार्टियां जो भी उनमें छोटे मोटे मतभेद हैं उसको भुलाकर
भारतीय संविधान के रास्ते पर लोकतंत्र को बहाल करने के लिए साथ में आए और जो हमारे मूल्य आज़ादी के आंदोलन के थे, जो हमारे मूल्य भारतीय संविधान में है, उनको पूरी तौर से बहाल करने के लिए, समता के लिए, बंधुता के लिए, न्याय के लिए साथ में आकर ये जो संघर्ष हमारा लोकशाही का है उसको मजबूत करें। थोड़ी बहुत सफलता 2024 में मिली, पर वो भी पूरी सफलता नहीं है, वो एक पहला कदम है और ऐसे बहुत सारे कदमों की जरूरत है जिससे हम भारत के लोकतंत्र को बहाल कर सकें, मजबूत कर सकें, ताकि फिर से कोई धर्म के नाम की राजनीति इसको अंदर से न पूरे दे, इसको अंदर से खत्म न करे। धन्यवाद।